पैसा में अगर फर्क अगर होगा ना, किसी का पैसा या 50 पैसा या 25 पैसा में, तो वो लोग कम कैलकुलेट करता है। अब बच्चा के पास इतना फुर्सत नहीं है ना कि आपके 25 पैसा के लिए वो कैलकुलेट करता चलेगा। हो सकता है कि माता पिता के ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोझ मतलब डालेगा कि पापा 200 और रुपया दे दीजिए, तो पापा उसमें से एडजस्ट करेंगे कि ठीक बा बेटा, बार 200 रुपया और देता नहीं होता है। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि बैठ के वो कैलकुलेशन ना समझाई कि पापा कागज महंगा होगी भाई के चलते हम काफी महंगा हुआ था, हम एक चलते 200 रुपया तार से एक्स्ट्रा मांगते हैं। जिस चीज की जरूरत है, जिस जगह पे, उस चीज का होना जरूरी है। अगर आप गांव में जाकर अगर आप अपार्टमेंट खोजिएगा तो हमको नहीं लगता कि उसका कोई वहां पे आवश्यकता है। वहां पे खेत की जरूरत है, वहां पे बागीचे की जरूरत है, तो वहां पे वो चीज ना हो तब वो एबनॉर्मल है। लोगों को ऐसा मुद्दा उठाना चाहिए कि नौकरी चाहिए, तब ना सरकार बात करेगा। लोग यहाँ पे कास्ट बेसिस पे वोट करते हैं तो सरकार क्या मुद्दा उठाएगा बताइए। युवा पीढ़ी से खास करके ये अपील है कि भाई कुछ करने की जरूरत है। यहाँ सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं रहते, यहाँ पर माँ बाप की वो उम्मीदें, कर्जे और सपने इस हॉस्टल में बंद रहते हैं। लंबी तादाद में बिहार के तमाम उन कोनों से लोग आते हैं जो तैयारियां करते हैं। ये रूम है हॉस्टल का, और जहां पर बच्चे रहते हैं, पढ़ते हैं। देखिए ये लगभग इस समय अगर मैं वक्त की बात करूं तो 8:44 हो रहे हैं। 8:44 में जो बच्चे हैं किस तरीके से पढ़ाई करते हुए दिख रहे हैं। क्या नाम होगा आपका? मेरा सौरभ कुमार। सौरभ जी, क्या करते हैं आप? हम अभी यहाँ पे बीपीएससी का तैयारी करते हैं पटना में। बीपीएससी का जी। अच्छा, क्या लगता है कि घर का दबाव, प्रेशर्स वगैरह आप लोगों के बच्चों पर होता है कि नहीं होता है? देखिए हम लोग तो लड़का है और लड़कों पे बचपन से ही परिवार का जिम्मेवारी दिया जाता है। और मतलब होता है ना कि बच्चा होता है, लड़का होता है तो माँ बाप खुश ही इसलिए होता है कि ये बड़ा होकर हमारे परिवार का जिम्मेवारी संभालेगा और हमारे कुल खानदान का नाम रोशन करेगा, हमारे बाद वहीं अपने घर पे घर का जिम्मेवारी लेगा। इसीलिए तो मान लीजिए कि प्रेशर तो हम लोग को खुद से लेना पड़ेगा, अपने परिवार का, अपने फैमिली का, अपने करियर का। कितने साल से आप यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं? हम अभी लमसम आप बता देते हैं 5 से 6 साल से तैयारी कर रहे हैं। 5 से 6 साल? जी जी। अच्छा, लगभग एक बच्चों को दिखाने के लिए अगर हम बात करें तो क्या लगता है कि महीने में एक बच्चे का खर्च क्या आ जाता होगा यहाँ पर रहने में? यहाँ पे पटना में रह के पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, हॉस्टल में तो रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे एक नॉर्मल बच्चा कोई भी आएगा, अगर 11th-12th का भी बता रहे हैं आपको, तो लमसम उसको 10,000 तक मिनिमम खर्चा बैठ जाएगा उसको। तो घर से क्या इतने अफोर्डेबल होते हैं बच्चे? मान लीजिए कुछ बच्चे होते होंगे जिनकी घर की स्थिति ऐसी नहीं होती है कि बच्चे को पढ़ा पाए, उनके मदर फादर, उनके माँ बाप होते हैं, वो किस तरीके से कर्जा लेकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कुछ जगह ऐसी स्थिति भी देखने को मिलती है, तो उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए वैसे कंडीशन में तो मान लीजिए कि सरकार को भी हेल्प करना चाहिए। वैसे वैसे बच्चों को जो आर्थिक रूप से अगर संपन्न नहीं है और अपना पढ़ाई नहीं पूरा कर पा रहे हैं, तो वैसे बच्चों को सरकार का भी हेल्प मिलना चाहिए। और जहां तक होता है सरकार भी अपने अनुसार हेल्प कर ही रही है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा। और सहायता राशि के रूप में तो सरकार को पैसा देना चाहिए। जो मतलब बच्चे हैं जो अपना शिक्षा नहीं पूरा कर पा रहे हैं, वो सिर्फ कॉलेज फीस के बदौलत ही पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। ये चीज सरकार को समझना चाहिए कि मान लीजिए कोई भी बच्चा है आकर अगर बाहर में किसी चीज का नाम लिखवाने के लिए, चाहे कोर्स करने के लिए, तो वो पैसा दे रहे हैं। लेकिन अगर अफोर्डेबल नहीं है, बच्चा बहुत गरीब घर का है, तो मान लीजिए कि पटना में या कहीं पर भी आके पढ़ाई तो नहीं ना कर सकता है। उसके मान लीजिए कि कोई रहता है, कोई गार्ड का ही लड़का है, किसी के पापा बाहर में गार्ड का नौकरी कर रहे हैं, उसमें वो कमा ही 10,000 रहे हैं, तो वो कहाँ से दे पाएंगे? 10,000 रुपया वो कहाँ से अफोर्ड कर पाएंगे कि वो मेरा बच्चा पटना में जाके पढ़े? ये भी होता है कि कुछ बच्चे मेधावी होते हैं और अपने गांव से ही तैयारी करते हैं और वहां पर भी वो सफल हो जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ट्यूशन कोचिंग वगैरह का इस्तेमाल करते हैं और अपना आके पटना में, आरा में, या मतलब कोई भी नजदीकी शहर हो जहां उनकी शिक्षा उत्तम हो, वहां पे जाके वो पढ़ाई करते हैं। देखिए बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा। देखिए मैं इधर भी दिखाना चाहूंगा किस तरीके से स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे हैं। क्या नाम होगा आपका? आदित्य कुमार। आदित्य, क्या करते हैं आप? 11th में। 11th में। किस तरीके से तैयारियां चलती हैं? कितने बजे आपका शेड्यूल क्या होता है? सुबह आप कितने बजे उठते हो? किस तरीके से जो है शेड्यूल है? 5 बजे सुबह में उठ जाते हैं। मॉर्निंग में 5 बजे आप उठ जाते हो? 5 बजे उठने के बाद क्या करते हो? 5 बजे आधा घंटा हम फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद पढ़ने बैठते हैं। उसके बाद आप पढ़ने बैठते हो? फ्रेश वगैरह होके।
अच्छा, हम्म। तो खाना वगैरह के लिए क्या कितना वक्त किस किस टाइम पे खाना वगैरह मिलता है, यहाँ पे मिल जाता है आप लोगों को खाना हॉस्टल वगैरह? में नाश्ता आ जाता है 8 बजे तक। 8 बजे तक नाश्ता आ 8 जाता बजे तक नाश्ता आता है, आधा घंटा में नाश्ता वगैरह करके फिर थोड़ा थोड़ा वगैरह इधर उधर करके फिर पढ़ने बैठते हैं। है? अच्छा, आपका एम क्या है, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? एम तो है इसे बिजनेस करने का। बिजनेस करने का? हाँ, मतलब बिजनेस टाइकून में आप चाहते हो कि आपका भी नाम एक दिन ऊपर जाए। ऊपर जाए, हम्म। माँ बाप के सपने को साकार करना चाहते हो आप? हाँ, माँ बाप को उम्मीद भी होगी। हाँ उम्मीद है इसलिए ना भेजे हैं यहाँ। अच्छा, सरकार लगातार जो है ये देखा जाता है कि सरकार अभी इस समय प्राइवेटाइजेशन कर रही है, ठीक है, जो सरकारी नौकरियां होती थी उसको प्राइवेट किया जा रहा हाँ। है ना, तो उस पे क्या कहना होगा आपका, वो सही है? एक तरह से सही भी है। सही भी है? हाँ, किस तरीके से सही है, मतलब क्यों, आपको क्या लगता है किस तरीके से वो सही हो सकता प्राइवेट कर देगा उसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। है? एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, हाँ, ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट, ज्यादा लोग को मिलेगा। वैसे जो गवर्नमेंट जॉब है सब लोग को नहीं मिल पाता है। सरकारी जॉब सबको मिल नहीं पाती है। नहीं। देखिए, बहुत अच्छी बात बोली, मैं इनसे भी बातचीत करूंगा। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम प्रिंस कुमार हुआ। प्रिंस जी, क्या करते हैं आप? अभी तो फिलहाल सिविल सर्विस का प्रिपरेशन करता हूँ और साथ में जॉब भी है अभी। जॉब भी करते हैं, मतलब पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं और साथ ही साथ तैयारी भी? फुल टाइम जॉब है फुल टाइम जॉब भी कर रहे हैं और तैयारी भी करते हैं? जी। तो कैसे इतना मैनेज कैसे होता है कि आप जॉब भी कर रहे हैं और किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? जैसे ही मतलब छुट्टी होता है वैसे ही मतलब कुछ टाइम रिलीफ लेने के बाद स्टडी करते हैं ताकि अपना पूरा पढ़ाई या सही से कर सके और जो चाहते थे वो लाइफ में जो एम है उसको कंप्लीट कर सके। घर, अच्छा, घर पे बातचीत होती, लास्ट टाइम माँ से कब बात हुई आपकी? लास्ट टाइम बात वैसे तो नॉर्मल टॉक्स होता रहता है, मतलब घर पे क्या सिचुएशन है, अब तो घर के मतलब घर पे बड़ा है तो थोड़ा सा ये सब सिचुएशन फेस करना पड़ता है और पापा सब लोग का मतलब जानना पड़ता है क्योंकि घर में जब बड़ा होता है अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो घर से कभी मतलब आपको मेंटल प्रेशर वगैरह नहीं मिलता है कि किस तरीके से आप मतलब रह रहे हैं? कभी कभार होता है कि मेंटल प्रेशर मिलता है बच्चों को, और ऐसा होता है कि रिश्तेदार होते हैं, समाज होता है, वो कहता है कि नहीं, बच्चा अगर पटना तैयारी करने गया है तो किस तरीके से तैयारी कर रहा है, अधिकतर देखने को आता है इस तरीके की चीजें। ये उस टाइम होता था जिस टाइम पे प्रिपरेशन मतलब करता था उस टाइम मतलब जॉब ये सब नहीं था, तब दिक्कत थोड़ा प्रॉब्लम ये सब फेस करना हर स्टूडेंट को ये फेस करना पड़ता है। बट जब से थोड़ा सा अकाउंटेबिलिटी लेस हुआ है मतलब पढ़ाई के लेकर जॉब परमानेंट जॉब हो गई है, फिर भी मतलब जो एम है कंप्लीट कर रहा है इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा होता है मतलब, लेकिन फिर भी मतलब घर पे उतना टेंशन नहीं रहता है, पापा को फिर मतलब नहीं अब उतना प्रेशर स्ट्रेस देते हैं कि जो अब वो जान गए हैं कि अब तो जॉब फिक्स हो चुका है तो थोड़ा जो एम है वो कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेस अब कम देने लगे हैं। अच्छा, आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं, क्या लगता है कि आगे मान लीजिए कि सेलेक्ट नहीं होते हैं तो आगे के लिए क्या सोचते हैं कि क्या होगा फिर? सेलेक्ट नहीं होते हैं फिर भी मेरे पास अभी तो सेफ है, जॉब कर रहे हैं और नहीं करेंगे तो थोड़ा सा अगर सिविल सर्विस में अगर कोई बाय द वे नहीं किसी कोई सिलेक्ट होता है तो अच्छा इंसान तो बन सकता है ना, कोई ये जरूरी थोड़ा है कि मतलब हमको सेवा ही करना है, मेरे पास उतना जितना रहेगा उससे ही हम सेवा किसी को कर सके, हम अच्छा पद पे जाएंगे, हो सकता है कि मतलब ये होता है कि अगर मुझे जिम्मेदारी मिलता मतलब तो वो कुछ अच्छा करने का तो मैं मेरे पास सब चीज रहता तो मैं कर सकता था, लेकिन अगर थोड़ा नहीं मिल पाया भाई वो कुछ नहीं मिल पाया उसके लिए भी मतलब समाज को सेवा कर सकेंगे। मान लीजिए कि अभी उस ऊपर जाएंगे तो थोड़ा इतना मिलेगा और थोड़ा अगर नहीं नहीं सिलेक्ट हो पाए तो थोड़ा सा इतना मिलेगा, तो उसी लिमिट में अपना जितना हो सकता है हम उसमें कर सकते हैं। देखिए, ये रूम और है, इस रूम में भी मैं एक बार देखूंगा कि किस तरीके से जो बच्चे हैं किस तरीके से बिहार के पटना में किस तरीके से तैयारियां करते हैं। देखिए, ये एक छोटा सा रूम है, इस छोटे से रूम में बच्चा किस तरीके से पढ़ाई करता है, किस तरीके से वो गुजारा करता है, आप इस कैमरे के माध्यम से साफ तौर पर देख सकते हैं। देखिए, ये सेल्फ है और इसी में शायद ये खाना भी बनाते हैं। ये आप खाना भी बनाते हैं क्या इसमें साथ साथ? कभी कभी कुछ मन करता है तो बना कर खा लेते हैं अपने से। अच्छा, रात बिरात में आप पढ़ते रहते हो, भूख लगती है तो खाने पीने के तो लिए? बनाने के लिए होता है ऐसा। कहाँ से हो आप? आरा से। आरा से? हाँ। तो अभी प्रिपरेशन वगैरह चल रही किसी चीज की? हाँ, सीजीएल का। सीजीएल का? हाँ। क्या लगता है कि सीजीएल, वैसे सरकार के लिए बात करें अगर नौकरी वगैरह रोजगार के लिए भी इस समय सरकार बढ़ावा दे रही है, लगता है बढ़ावा मिल रहा है रोजगार के लिए? उनको कास्ट हट के कोई मुद्दा मिलेगा तब ना ये सब पे ध्यान देंगे। कास्टिज्म बंद होना चाहिए हाँ, बिहार में। बंद होना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा कास्टिज्म का ही होता हाँ, है, वही तो। जातिवाद। तो वो कास्ट से हटाकर बात करेंगे, वैसे लोगों को ऐसा मुद्दा उठाना चाहिए कि नौकरी चाहिए तब ना सरकार बात करेगा। लोग यहाँ पे
कास्ट बेसिस पे वोट करते हैं, तो सरकार क्या मुद्दा उठाएगा बताइए। कहीं ना कहीं सबसे बड़ा मुद्दा जो होता है बिहार में वो जातिवाद पे ही आके खत्म होता है, जो समाप्त हो जाता है। लोग जैसा होगा सरकार वैसा आएगा। देखिए कितनी अच्छी बात स्टूडेंट ने कही कि कहीं ना कहीं बिहार में जो आज भी जातिवाद है वो किस तरीके से हावी होता नजर आ रहा है, कि ये बच्चा साफ तौर पर बता रहा है कि जातिवाद को पहले बिहार से हटाना होगा अगर बिहार को तरक्की करना होगा। मैं आ सकता हूं अंदर? अच्छा ठीक है। इस तरीके की किस चीज की तैयारी कर रहे हैं आप भैया? बिहार गवर्नमेंट के जितने भी आ रहे हैं एग्जाम्स और साथ साथ बीपीएससी, मतलब इसमें। अच्छा कितने सालों से तैयारी कर रहे होंगे आप? ये मेरा तीसरा साल है। तीसरा साल है। तो किस तरीके से आपकी दिनचर्या होती है, मैं एक बार ये जानना चाहूंगा कि हमारे कैमरे के माध्यम से बताइए। तमाम बिहार के तमाम कोनों से जो लड़के हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो भी देख रहे होंगे आज आपको, तो किस तरीके से बच्चों को तैयारियां करना चाहिए? यहाँ पे जो बच्चे आते हैं किस तरीके से तैयारियां करें? मेरे पास एग्जाम के नजदीक आने के बाद एक निश्चित शेड्यूल होता है, लेकिन आम दिनों में मैं माफी चाहूंगा इस चीज के लिए कि एक फिक्स शेड्यूल मतलब नहीं हो पाता है, क्योंकि अभी जैसे मौसम का भी है, तो अभी ठंडे के मौसम में भी बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो इस कारण से अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे पढ़ाई हो जाता है। लेकिन गर्मी के दिनों में वही थोड़ा सा रूटीन चेंज हो जाता है। लेकिन कुल मिला के वही है कि टारगेट है कि हाँ, एक दिन का टारगेट सेट किया हुआ है कि इतना टारगेट हम रखे हुए हैं, आज अचीव कर लेना है हमको, आज इतना पढ़ लेना है, वहां तक पढ़ाई आज के दिन पे एनी हाउ हमको कंप्लीट करना है और कर लेते हैं वो चीज। अच्छा बिहार में भर्तियां हाल फिलहाल में देखें तो क्या भर्तियों में इजाफा हुआ है या नहीं हुआ है? भाई जी ये बात अगर हम बोलेंगे तो द्वंदात्मक थोड़ा सा हो जाएगा। इस बार तो थोड़ा सा अभी दिया हुआ है सरकार ने, इलेक्शन के मतलब नई वाली सरकार ने थोड़ा सा दिया हुआ है। अदरवाइज इलेक्शन जब था तब कुछ ग्रेजुएट लेवल का और बीपीएससी का भी एग्जाम ये है, रिक्रूटमेंट आया हुआ था थोड़ा सा। फिर उसके बाद से इंटर स्तरीय सचिवालय का भी उन लोगों ने बढ़ाया हुआ है। अब सरकार ने पुराने वाले ही विज्ञापन में और नए पदों को जोड़ा है और उसी को फिर उन लोगों ने डेट एक्सटेंड करके अभी दे दिया हुआ है। अच्छा आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम रूपेश कुमार शर्मा। कहाँ से? मैं आरा से हूँ। आरा से हैं। कहाँ से हैं आप? हाजीपुर जंदाहा। क्या नाम है? राजन कुमार। अच्छा तैयारी करते हैं आप भी? जी। अच्छा किस चीज की तैयारी चल रही है आपकी? यूपीएससी की। जी। अच्छा कहाँ, नालंदा से हैं आप? नहीं, जंदाहा, हाजीपुर, वैशाली। अच्छा वैशाली। ये बताइए कि अभी हाल फिलहाल में देखें तो सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है धीरे धीरे नौकरियों में, है ना? क्या लगता है प्राइवेटाइजेशन के लिए क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जरूरी है, भारत को अगर आगे बढ़ाना है तो प्राइवेटाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी है? बहुत जरूरी है। किस लिए? आप कुछ उदाहरण दीजिए किस हिसाब से आपको लगता है कि जरूरी है? एक सरकारी काम टू बी ऑनेस्ट बहुत लेट होता है। आप देखिएगा कोई भी सेक्टर में जाइएगा, प्राइवेट काम थोड़ा जल्दी होता है और सरकारी काम आदमी लेंदी बना देता है उस चीज को कि हाँ होते रहेगा, करते रहेंगे। और प्राइवेटाइजेशन करने के बाद वो जिम्मेवारी बन जाता है, किसी भी व्यक्ति के पास जिम्मेवारी बन जाता है कि अगर इस काम को हम नहीं करेंगे तो सरकार हमको देख रही है। लेकिन सरकार में ऐसा चीज नहीं है, सरकारी कार्यों में। अच्छा एक चीज और पूछना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास जो अभी लोग जिनसे मैंने बातचीत किया, रुपेश जी से मैंने बात किया, काफी मुझे सही लगे और काफी सही जवाब इनका था। तो रुपेश जी एक मुद्दा है अभी काफी गर्म चल रहा है, वो जो कि यूपी से उठता है और पूरे देश में एक तरीके से भ्रामक बन जाता है, उन्नाव दुष्कर्म केस। ठीक है, उन्नाव दुष्कर्म केस को लेकर दिल्ली में इतना बड़ा प्रोटेस्ट होता है, आपको क्या लगता है कि उसमें क्या किस तरीके से चीजें होती हैं और किस तरीके से सरकार को डिसीजन लेना चाहिए? सबसे पहला तो मेरा ये इस पे मत रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है इस देश में, मतलब निश्चित तौर पे संविधान का अगर राज अगर है तो सुप्रीम कोर्ट कुछ निर्णय ली हुई है उस पर मेरे हिसाब से रिवर्सल भी हो गया है। उन लोगों ने डिसीजन अपना रिवर्स ले लिया, क्योंकि कल माननीय जो सूर्यकांत सर जो है चीफ जस्टिस, जो उन लोगों की बेंच बैठी हुई थी और उन लोगों ने कुछ डिसीजन लिया उस पर, रावली वगैरह पे 2-3 डिसीजन लिए हुए उन लोगों ने। एक ये भी आप देखिएगा कि अभी मेरे हिसाब से सेशन ब्रेक चल रहा था अभी शायद सुप्रीम कोर्ट का। हाँ, उसके बावजूद भी उन लोगों ने बेंच बिठाया हुआ है। और आमतौर पे जैसे जब सेशन ब्रेक होता है तो जूनियर जो जजेस होते हैं उनकी बेंच बैठती है, लेकिन कल मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठे हुए हैं डिसीजन लेने के लिए। तो एक यहाँ पे मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रही है वहां पे कि हाँ मतलब रिस्पॉन्सिबल लोग ऊपर बैठे हुए हैं। अच्छा दोनों, क्या लगता है कि सरकार मतलब या उस पर दोनों पक्ष की सुनवाई होती है कि एक ही पक्ष की सुनवाई हो रही है? भाई जी देखिए, सत्यता यही है और मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि निश्चित तौर पे अपर हैंड तो वो होता ही है ना कि जिसके पास ताकत है, जिसके पास पैसा है, तो निश्चित तौर पे अपर हैंड है उसके पास। तो इस चीज से मतलब मैं अपने व्यक्तिगत मेरा मत है, हो सकता है मैं गलत हूँ,
लेकिन मैंने अपने जीवन में ये अनुभव किया हुआ है और उस अनुभव के आधार पर मैं बोल रहा हूं कि हाँ, उनके पास एक एज है, ये एज है उनके पास, जिनके पास पैसा है, जिनके पास ताकत है, और मतलब आमतौर पर दिख रहा है, ये मतलब कोई नई बात नहीं है। और खास करके मतलब सरकार में जो लोग हैं या जो लोग पावर में हैं, तो वो इसीलिए ऊपर है क्योंकि हाँ, उनके पास कुछ ना कुछ वो ताकत है, और हम यहाँ पे हैं, आप और हम यहाँ पे हैं। तो इस चीज को लेके हाँ, थोड़ा सा सुधार अगर हो जाए तो बेहतर है। और मतलब युवा पीढ़ी से खास करके ये अपील है कि भाई कुछ करने की जरूरत है। मतलब ये दिल से मतलब मेरी आवाज है कि होता रहेगा, बाकी सब कुछ होता जाता रहेगा, लेकिन अगर देश है, अगर मतलब अपने आप को यहाँ पे मगर टिकाना है तो भारत का होना जरूरी है। बाकी तो मतलब नेता लोग क्या कर रहा है, इस सबसे कोई किसी से कोई छुपा हुआ बात नहीं है। अच्छा, क्या आज भी बिहार क्या पिछड़ा हुआ है? आपको लगता है कि बिहार पिछड़ा है या अभी तरक्की कर रहा है? ना भाई जी, हम लोग पिछड़े कभी नहीं थे। हम लोग, हाँ, परिस्थितियां जरूर हो सकती हैं कि उस हिसाब से आपको लगे कि आप मुंबई से होकर अगर यहाँ अगर आइएगा, तो मैं गांव से आता हूँ, ठीक है, तो मेरा गांव अगर पटना के परिदृश्य में अगर देखा जाए अगर, तो पटना के बनिस्पत मेरा गांव में थोड़ा सा डेवलपमेंट थोड़ा सा कम है, क्योंकि वहां पे जरूरतें कम है। वहां पे हमको पिज्जा बर्गर का जरूरत नहीं है, वहां पे हमको मतलब किसी काम को जरूरत नहीं है, तो वहां पे आपको दुकान नहीं मिलेगा। वहां पे खेत की जरूरत है तो वहां पे खेत है, यहाँ पे अपार्टमेंट की जरूरत है तो यहाँ पे आपको अपार्टमेंट मिलेगा। लेकिन हाँ, जिस चीज की जरूरत है जिस जगह पे, उस चीज का होना जरूरी है। अगर आप गांव में जाकर अगर मेरे अगर अपार्टमेंट खोजिएगा, तो हमको नहीं लगता कि उसका कोई वहां पे आवश्यकता है। वहां पे खेत की जरूरत है, वहां पे बागीचे की जरूरत है, तो वहां पे वो चीज न हो तब वो एबनॉर्मल है। देखिए, जो कुछ छात्र थे यहाँ पे जो तैयारी करते हैं, लगातार मैं उनसे जुड़कर ये जानने की कोशिश कर रहा था कि किस तरीके से छात्र यहाँ पर अपने छात्रीय जीवन में किस तरीके से रहकर वो स्ट्रगल करते हैं और तमाम उन मुद्दों पर बातचीत करते हैं और तमाम अपने उस लाइफ के दौर पर किस तरीके से स्ट्रगल करते हैं, मैं ये दिखाने की साफ तौर पर कोशिश कर रहा था। मैं अभिषेक सिंह, प्रभात खबर के लिए। इंश्योरेंस का जो मतलब उन लोगों का, हाँ नहीं, इंश्योरेंस पे जो जीएसटी वगैरह था उन लोगों ने हटा दिया हुआ है। लेकिन अभी भी बहुत सारा चीज है, जैसे मतलब पढ़ने का पेपर है, अभी तो पता नहीं, पेपर पे भी वो लोग बोल रहे थे इसका बहुत। जैसे देखिए क्या होता है ना कि पैसा में अगर फर्क अगर होगा ना, किसी का पैसा या 50 पैसा या 25 पैसा में, तो वो लोग कम कैलकुलेट करता है। अब बच्चा के पास इतना फुर्सत नहीं है ना कि आपके 25 पैसा के लिए वो कैलकुलेट करता चलेगा। हो सकता है कि माता पिता के ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोझ मतलब डालेगा कि पापा 200 और रुपया दे दीजिए, तो पापा उसमें से एडजस्ट करेंगे, ठीक बा बेटा, बार 200 रुपया और देता नहीं हम तरह के। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि बैठ के वो कैलकुलेशन ना समझाई कि पापा कागज महंगा होगी भाई के चलते हम काफी महंगा हुआ था, हम 100 पे 200 रुपया तरह से एक्स्ट्रा मांगता नहीं। ये चीज एनालिसिस बहुत कम हो पावेला। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।